मई के एक ही महीने में ना कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन नियमों में 8 ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिसने लिटरली सालों से चले आ रहे सिस्टम को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। बिल्कुल। मतलब एक समय था जब लोग मानते थे कि इमिग्रेशन के नियम ना पत्थर की लकीर होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन अभी जो हो रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि कभी जो दरवाजे पूरी तरह बंद थे वो अचानक से खोल दिए गए हैं। तो आज की इस गहन चर्चा का हमारा जो मिशन है वो यही डिकोड करना है। राइट। मतलब हमें ये समझना है कि आखिर कनाडा का इमिग्रेशन विभाग जी छात्रों, कुशल श्रमिकों, पर्यटकों और परिवारों के लिए अचानक अपने नियम इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है। क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव है या कुछ और है ना? हाँ। क्या इसके पीछे कोई बहुत गहरी आर्थिक या राजनीतिक मजबूरी काम कर रही है? मैं तो यही सोच रही थी। देखिए, अगर इन हालिया बदलावों के पैटर्न को हम गहराई से देखें जी, तो साफ पता चलता है कि सिर्फ कागजी नियम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये दरअसल एक ऐसी इकोनॉमी की छटपटाहट है जो अपनी कमजोरियों को छिपाने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हाथ पैर मार रही है। हाँ, सही बात है। एक तरह से ये पूरा इमिग्रेशन सिस्टम अब सिर्फ लोगों को बसाने का तरीका नहीं रह गया है, ये एक बहुत ही सधा हुआ बिजनेस टूल बन चुका है। एक बिजनेस टूल। बिल्कुल। जो बदलाव हम देख रहे हैं ना, वे सीधे तौर पर इस बात का सिग्नल है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था के किस हिस्से में इस वक्त सबसे ज्यादा दर्द महसूस किया जा रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना सबसे ज्वलंत मुद्दे से शुरुआत करते हैं। श्योर। जो भारतीय छात्रों और स्किल्ड वर्कर्स के खत्म होते वर्क परमिट का इशू है। हाल ही में जो डेटा सामने आया उससे पता चलता है कि हजारों ऐसे लोग थे जिनके वर्क परमिट की समय सीमा एकदम खत्म हो रही थी। हाँ, उनके सिर पे तो वापस लौटने की तलवार लटक रही थी। एग्जैक्टली। लेकिन तभी 6 प्रांतों को अचानक ये परमिशन दे दी गई कि वहां काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स अपने वर्क परमिट को 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। और इनकी तारीखें भी बहुत स्पेसिफिक थी। हाँ, नोवा स्कोचिया और क्यूबेक में ये 1 अप्रैल से लागू हुआ, मैनिटोबा और नुनावुत में 14 अप्रैल से, लेवटा या एल्बर्टा में 17 अप्रैल से और ब्रिटिश कोलंबिया में 22 अप्रैल से। राइट। मतलब ये तो बिल्कुल किसी बास्केटबॉल गेम की तरह हो गया ना कि टाइमर खत्म होने वाला है, खिलाड़ी हार मान चुके हैं और बस मैदान से लौटने वाले हैं। और तभी रेफरी ने सीटी बजाकर 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, खेल फिर से शुरू। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बेसिक सा सवाल है, क्या ये जो 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है ये सिर्फ एक बैंडेड सोल्यूशन नहीं है? ये बहुत लाजमी सवाल है। मतलब ये मेन प्रॉब्लम को कहाँ सुलझा रहा है? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना वो ये है कि ये एक्सटेंशन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं। अच्छा, रूरल एरियाज में। हाँ, इसे समझने के लिए हमें ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभाओं के पलायन के सिस्टम को समझना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं बहुत नाजुक होती हैं। उनका स्केल छोटा होता है। एग्जैक्टली। उनके पास टोरंटो या वैंकूवर जैसे बड़े शहरों वाला बफर नहीं होता है। मान लीजिए एक छोटा सा कस्बा है जहां सिर्फ 1 या 2 क्लिनिक हैं, कुछ वर्कशॉप्स हैं और गिनती के ग्रोसरी स्टोर हैं। राइट। अब अगर वहां काम करने वाला विदेशी नर्स, मैकेनिक या प्लम्बर अचानक देश छोड़कर चला जाए क्योंकि उसका वीजा खत्म हो गया है तो टोरंटो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, टोरंटो में तो बहुत लोग हैं। लेकिन उस छोटे कस्बे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही हफ्तों में ठप हो जाएगा। ओहो, मैं समझ रही हूँ। तो ये इम्पैक्ट बहुत लोकल और बहुत बड़ा है। बिल्कुल। इसलिए ये बैंडेड भले ही लगे लेकिन ये उस घाव पर लगाया गया है जिससे ग्रामीण कनाडा का आर्थिक खून बह रहा था। सरकार को ये 1 साल का समय इसलिए चाहिए ताकि वो उस कस्बे की इकॉनमी को रातों रात ढहने से बचा सके। वेट, तो अगर 1 साल का एक्सटेंशन सिर्फ एक बैंडेड है जो टेम्पररी राहत दे रहा है, तो इसका परमानेंट इलाज क्या है? और यहीं पर इमिग्रेशन मिनिस्टर लीना मेटलाइके के उस बड़े ऐलान की एंट्री होती है। हाँ, जिसने सबको चौंका दिया था। बिल्कुल। 33,000 स्किल्ड वर्कर्स के लिए टीआर से पीआर यानी टेम्पररी रेजिडेंट से परमानेंट रेजिडेंट प्रोग्राम लाया जा रहा है, जिसे पहले अप्रैल में आना था पर अब मई में लॉन्च किया जाएगा। राइट। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा कैच है। कैच? कैसा कैच? टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े शहरों में रहने वालों को इस प्रोग्राम के तहत पीआर नहीं मिलेगा। वेट, सच में? मतलब बड़े शहरों को पूरी तरह कट ऑफ कर दिया? हाँ, ये पूरी तरह से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए रिजर्व कर दिया गया। आप जरा रुकिए, मुझे ये बात ना पूरी तरह से हजम नहीं हो रही है। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नजर आ रही है मुझे। बताइए। ज्यादातर लोग जो अपना देश छोड़कर विदेश जाते हैं वे बड़े शहरों की चकाचौंध, वहाँ की लाइफस्टाइल
और वहां मौजूद कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए तो जाते हैं। ये बात सच है। तो क्या महज पीआर पाने के लालच में कोई भी इंसान सालों तक किसी दूर दराज के ग्रामीण इलाके में बसने को तैयार होगा, जहां ना तो बड़े मॉल हैं और ना ही वैंकूवर जैसी सुविधाएं? क्या ये प्लान सच में काम करेगा? देखिए, अगर इस पूरी रणनीति के पीछे की डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग को समझा जाए ना, तो इसका जवाब है हाँ, ये काम करेगा। अच्छा, वो कैसे? कनाडा इस वक्त एक बहुत ही भयंकर हाउसिंग संकट और इंफ्रास्ट्रक्चर के दबाव से जूझ रहा है। टोरंटो और वैंकूवर में हालात ऐसे हैं कि वहां रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। वहां रेंट देना मतलब एक आम इंसान के लिए नामुमकिन सा हो गया है। एग्जैक्टली। वहां के लड़कों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अस्पतालों पर उनकी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा बोझ है। राइट। ऐसे में सरकार इमिग्रेशन को अब एक डेमोग्राफिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। वे लोगों को उन जगहों पर धकेल रहे हैं जहां इंसानों की और इकोनॉमिक एक्टिविटी की सख्त जरूरत है। तो वो जानबूझ पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जहां तक पीआर के अट्रैक्शन की बात है, तो इमिग्रेशन की दुनिया में पीआर का लालच किसी भी शहर की चकाचौंध से कहीं बड़ा होता है। ये पॉइंट तो है, लोग पीआर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पीआर वो पावरफुल चुंबक है जो लोगों को वहां रहने पर मजबूर कर देगा जहां सरकार उन्हें रखना चाहती है। जब किसी को अपने और परिवार की फ्यूचर की सिक्योरिटी दिखती है, तो वो टोरंटो की लाइफस्टाइल भी खुशी-खुशी छोड़ देता है। वाओ, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बिल्कुल। आमतौर पर इमिग्रेशन की दुनिया में हम क्या देखते हैं कि लोग वीजा या एक्सटेंशन के लिए सरकार के चक्कर काटते हैं, दफ्तरों के बाहर लाइन लगाते हैं, है ना? हाँ, नॉर्मली तो यही होता है। लेकिन मैनिटोबा प्रांत में सत्ता का ये समीकरण पूरी तरह से उलट गया है। एग्जैक्टली। मैनिटोबा की इमिग्रेशन मिनिस्टर मलाया मार्सिलेनो ने सीधे फेडरल मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और उनकी मांग कोई छोटी मोटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे चाहती हैं कि उनके प्रांत में काम कर रहे स्किल्ड वर्कर्स का वर्क परमिट 1 साल नहीं बल्कि सीधे 3 साल के लिए बढ़ाया जाए। और साथ ही नए पीआर रास्ते खोलने की भी जिद कर रही हैं। हाँ, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई राज्य अपने ही देश की फेडरल सरकार से विदेशी कामगारों को रोकने के लिए मिन्नतें कर रहा हो। एक प्रांत को इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ये सिचुएशन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लोकल इकोनॉमीज किस कदर विदेशी कामगारों पर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। अच्छा। मैनिटोबा का डर कोई हवाई बात नहीं है। अगर उनके इकोनॉमिक मॉडल को देखें तो वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्री बिजनेस, मीट प्रोसेसिंग प्लांट और यहां तक कि हेल्थ केयर सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा इन स्किल्ड वर्कर्स के कंधों पे टिका है। तो मतलब अगर वो गए तो सब कोलैप्स हो जाएगा? बिल्कुल। 1 साल का एक्सटेंशन उन्हें सिर्फ एक फौरी राहत देता है, लेकिन 3 साल का एक्सटेंशन उन्हें एक बफर जोन देगा। अगर ये विदेशी छात्र और श्रमिक लौट गए तो मैनिटोबा में इतना भारी अकाल पड़ जाएगा कि कारखाने बंद हो जाएंगे। ओहो, मतलब सप्लाई चेन ही रुक जाएगी पूरी। हाँ, मिनिस्टर लेनो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि विदेशी टैलेंट के बिना उनका आर्थिक पहिया घूम ही नहीं सकता। उनके पास इतने लोकल सिटीजन हैं ही नहीं जो इन खाली जगहों को भर सकें। तो इसीलिए वो इतना अग्रेसिव स्टांस ले रही हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि ये उनके सर्वाइवल का सवाल है। एग्जैक्टली। चलिए, कामगारों की बात तो मुझे समझ आती है कि उन्हें रोकना एक मजबूरी है, लेकिन जो लोग महज घूमने के लिए या परिवार से मिलने आ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? वहां तो वीजा मिलने की स्पीड और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ, वहां तो गेम ही अलग चल रहा है। मतलब टूरिस्ट और विजिटर वीजा, जिन्हें प्रोसेस होने में पहले 2-3 महीने या कभी-कभी तो 1 साल लग जाता था, वो अब महज 10 से 15 दिनों में दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही माता पिता के लिए पीआर की प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट कर दी गई है। राइट। जो माता पिता पहले से 5 साल के सुपर वीजा पर कनाडा में 3-4 साल बिता चुके हैं, उनके लिए परिवार से अलग ना होने और उन्हें वहीं रोकने के लिए नए पीआर प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी सुपरमार्केट में अचानक भारी भीड़ आ जाए और मैनेजमेंट घबराहट में एक साथ सारे बिलिंग काउंटर खोल दे ताकि कोई भी कस्टमर बिना सामान खरीदे वापस न लौटे। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। लेकिन मैं यहाँ एक बात पर कड़ा एतराज जताना चाहूंगी। क्या कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम इतनी जल्दी महज 10-15 दिन में वीजा देने के चक्कर में सिक्योरिटी से समझौता कर रहा है? हाँ, सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक को इग्नोर तो नहीं किया जा रहा? क्या इतनी हड़बड़ी में क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है? देखिए, ये सवाल उठना बहुत नेचुरल है, लेकिन यहाँ पूरा खेलना इकोनॉमी की टाइमिंग और रेवेन्यू का है। मतलब पैसा। बिल्कुल। गर्मियां आ रही हैं और जून में फीफा वर्ल्ड कप जैसा ग्लोबल इवेंट होने वाला है। ओह राइट, फीफा, मैं तो भूल ही गई थी। इन इवेंट्स का सीधा सा मतलब है टूरिज्म के जरिए करोड़ों डॉलर का इकोनॉमी में आना।
होटल्स, फ्लाइट्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, ये सब टूरिस्टों की जेब पर ही तो निर्भर करते हैं। हाँ, ये बात तो है। कनाडा इस भारी रेवेन्यू को किसी भी कीमत पर अपनी वीजा प्रोसेसिंग की सुस्ती की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहता। मतलब रेड टेप में फंसकर वो अपना नुकसान नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली और अगर माता पिता और सुपर वीजा वाले फैसले के पीछे के अर्थशास्त्र को डिकोड करे ना, तो वो स्ट्रैटेजी और भी गहरी है। वो कैसे? माता पिता को रोकने से इकोनॉमी को क्या फायदा? बहुत बड़ा फायदा है। जब किसी स्किल्ड वर्कर के पेरेंट्स उसके साथ ही रहते हैं तो वो वर्कर अपने देश वापस पैसा नहीं भेजता। जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। बिल्कुल, वो रेमिटेंस का पैसा कनाडा से बाहर नहीं जाता। वो अपनी सारी कमाई कनाडा के ही सुपरमार्केट, हाउसिंग और मेडिकल पर खर्च करता है। ओह वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इसके अलावा घर में बुजुर्गों के रहने से ना चाइल्ड केयर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डे केयर का खर्च बचता है और वर्कर अपने काम पे ज्यादा फोकस कर पाता है। माइंड ब्लोइंग। मतलब ये परिवारों को मिलाने का कोई इमोशनल या मानवीय कदम नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पैसा देश की सीमाओं के भीतर ही रोके रखने की एक बहुत ही चालाक और कारगर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? तो इस सब का असल में मतलब क्या है? क्या ये सारे इमिग्रेशन नियम महज बैलेंस शीट और मुनाफे को देखकर तय किए जा रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर ऐसा है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मामले में जो कुछ हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे आयरोनिक एग्जाम्पल है। बिल्कुल, वो तो एकदम क्लासिक केस है। अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा पर नजर डालें तो 2021 से 23 के बीच हर साल 9 से 10 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा बुलाया गया। बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचे तो देश में रहने की जगह कम पड़ गई, घरों की भारी कमी हो गई, रेंट आसमान छूने लगे और अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से बढ़ गई। और फिर सारा ब्लेम स्टूडेंट्स पर डाल दिया गया। एग्जैक्टली। इसके बाद सरकार ने क्या किया? उन्होंने प्रेशर में आकर वीजा बहुत सख्त कर दिए, छात्रों का आना लगभग रोक दिया गया। लेकिन अब अचानक से मई के महीने में पूरी तरह यू टर्न ले लिया गया है। अब ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ 14 दिन में वीजा दे दिया जाएगा। और स्पाउसल वर्क परमिट भी वापस आ रहा है। हाँ, जीवन साथी के लिए जो ओपन वर्क परमिट बंद कर दिया था उसे वापस ला रहे हैं। और जो असली छात्र हैं उनके लिए वर्क परमिट और पीआर फिर से आसान किए जा रहे हैं। मैं तो इसे पूरी तरह से हिपोक्रेसी कहूंगी। हिपोक्रेसी तो है, पर इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। मतलब पहले आपने दरवाजे बंद किए क्योंकि घर नहीं थे, और अब आप लगभग दरवाजे तोड़कर खोल रहे हैं क्योंकि आपके कॉलेज दिवालिया हो रहे हैं। ये कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, ये तो डैमेज कंट्रोल का एक बहुत ही भद्दा रूप है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये डैमेज कंट्रोल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें कनाडाई एजुकेशन सिस्टम के बिजनेस मॉडल के गणित को समझना होगा। अच्छा, एजुकेशन भी पूरा बिजनेस है वहाँ? 100%। ये समझना बहुत जरूरी है कि विदेशी छात्र कनाडा के लिए महज नॉलेज गेन करने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं। वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर? बिल्कुल। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी लोकल कैनेडियन स्टूडेंट की तुलना में औसतन 3 से 4 गुना ज्यादा ट्यूशन फीस चुकाता है। ओह माय गॉड, 3 से 4 गुना? हाँ, और इसी भारी भरकम विदेशी पूंजी से उन बड़े बड़े कॉलेजों की इमारतें खड़ी होती हैं, वहां के प्रोफेसर्स को सैलरी मिलती है और आसपास के पूरे इलाके का इकोनॉमी लूप चलता है। मतलब वो जो आसपास के कैफेज, रेंटल अपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट हैं, सब स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। जब सरकार ने हाउसिंग संकट के पॉलिटिकल प्रेशर में आकर वीजा पर रोक लगाई तो उन्होंने अनजाने में इस पूरे इकोनॉमी लूप की ऑक्सीजन सप्लाई ही काट दी। बाप रे, तो इसका इम्पैक्ट तो तुरंत दिखा होगा। बिल्कुल दिखा। कई छोटे और मिड साइज कॉलेज बंद होने की कगार पर आ गए, बजट घाटे में चले गए और टीचर्स की छटनी शुरू हो गई। अब समझ आया। इस 14 दिन की वीजा प्रोसेसिंग और यू टर्न से ये बात पूरी तरह साबित हो गई है कि कनाडा का हायर एजुकेशन सिस्टम विदेशी छात्रों की जेब और उनकी पूंजी की बैसाखी के बिना खड़ा नहीं रह सकता। उन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी और बहुत भारी नुकसान के साथ हुआ है। ये एनालिसिस तो इस पूरी तस्वीर को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। मई महीने में कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जो ये 8 नए नियम लागू किए हैं, ये कोई परोपकार, दया भाव या ग्लोबल गुडविल का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये एक विशुद्ध इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। एक तरफ उन्हें अपने छोटे शहरों को वीरान होने से और प्रतिभाओं के पलायन से बचाना है, जिसके लिए वो 33,000 लोगों को टीआर से पीआर दे रहे हैं और मैनिटोबा 3 साल का एक्सटेंशन मांग रहा है। राइट। और दूसरी तरफ उन्हें अपने एजुकेशन सिस्टम और कॉलेजों को दिवालिया होने से बचाना है, जिसके लिए स्टूडेंट्स के वीजा में इतना बड़ा यू टर्न लिया गया और सुपर फास्ट प्रोसेसिंग शुरू की गई। और इसीलिए
इन नीतियों के पीछे काम करने वाले असली सिस्टम को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी नियम क्या है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि वो नियम क्यों बनाया गया। किसी भी देश के वीजा नियम सिर्फ कागज के पन्ने या न्यूज हेडलाइंस नहीं होते। सही कहा। वो उस देश की इंटरनल वीकनेस, उसकी करंट जरूरतों और उसके फ्यूचर प्लानिंग का एक बहुत ही स्पष्ट एक्सरे होते हैं। जो लोग इमिग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए इस पैटर्न को समझना सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं है, बल्कि ये उनके अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की चाबी है। बिल्कुल। और इसी सटीक एनालिसिस के साथ इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा नया विचार या सवाल छोड़ना चाहूंगी जो शायद इस पूरे इमिग्रेशन मॉडल के फाउंडेशन पर ही सवाल खड़ा कर दे। बताइए। अगर हम ये मान लें कि कनाडा की पूरी शिक्षा प्रणाली, वहाँ के लोकल मार्केट्स और यहाँ तक कि छोटे शहरों का वजूद पूरी तरह से विदेशी छात्रों और वर्कर्स की जेब, उनकी मेहनत और उनके सपनों पर टिका है, जो कि फैक्ट है, तो जरा सोचिए, जिस दिन भारत या अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वहाँ के युवाओं को बेहतर एजुकेशन या जॉब के लिए अपना घर छोड़कर विदेश जाने की जरूरत ही ना पड़े, उस दिन